जैसा कि आप लोग जानते हैं पावर इंजीनियरिंग एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो जब तक उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करिएगा तब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि जब आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि स्टेट बोर्ड में पूछे गए हैं या किसी बुक के एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ताकि आप उस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख सकें जिस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन में हम लोग ऑटो साइकिल पे आधारित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरा यकीन है कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चंस जो ऑटो साइकिल पे आधारित है उससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग ऑटो साइकिल पे आधारित न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको इनिशियल लेवल से लेके टफ लेवल तक लेके जाऊंगा। शुरुआती दौर में हम लोग इजी क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे सो दैट कि आप किसी भी स्तर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो 2018 में ना एसबीटी के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एन आइडियल ऑटो इंजन हैज ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 6। तो इस क्वेश्चन में एक चीज क्लियर है कि हमारे पास इंजन क्या है, ऑटो इंजन है, दैट मीन्स ऑटो साइकिल पे ये वर्क करेगा। कंप्रेशन रेशियो भी क्लियर हो गया, कितना दिया हुआ है 6। देन फाइंड इट्स थर्मल इफिशियंसी। तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस सेशन में थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल के बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए, लेकिन जो सबसे मेन फॉर्मूला था वो कंप्रेशन रेशियो और रेशियो पे स्पेसिफिक हीट का फंक्शन था। आई होप आप रिमेंबर होंगे। तो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इक्वल टू 1 - 1 बाय RK टू दी पावर गामा -1। तो इसमें गामा पता है कि अगर नहीं दिया है तो विल एज्यूम एयर ना, तो एयर का 1.4 होता है, हमारे पास RK दिया हुआ है 6। तो एक लाइन में यह क्वेश्चन बन जाएगा। सही भी बात है, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन बिना कैलकुलेटर के नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे सॉल्यूशन से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लें और बाद में आंसर निकाल लें और मैच कर लें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले जब भी मैं आपको स्टेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, तो स्टेट बोर्ड में जब भी लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन तो सबसे पहले इसमें जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। अगर कोई पॉसिबल उसका डायग्राम है तो डायग्राम आप बना दीजिए, ठीक है, ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो ना, और वहां के बाद हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो जरूर इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिक डायग्राम जरूर बनाए। तो आपको याद होगा जो हमारा ऑटो साइकिल का डायग्राम था, लेट सपोज दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम ना, तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम था। वन 2 3 एंड 4 देख सकते हैं। 1 to 2 कंप्रेशन था, 2 to 3 हीट एडिशन, देन एक्सपेंशन, देन हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पे दिया क्या है आप जरा देखें। अगर मैं गिवन डेटा लिखूं तो गिवन डेटा में हमारे पास है RK इक्वल्स टू 6। तो सबसे पहले ग्राफिकली समझिए RK का मतलब क्या दिया हुआ है, ये V1 है और ये हमारा दिया हुआ है V2। तो मैंने बताया था RK हमारा क्या था, लार्जर वॉल्यूम बाय कंप्रेशन में देखिए लार्जर बाय स्मॉलर, तो लार्जर V1 है, V2 है, V2 स्मॉलर हुआ तो V1 बाय V2। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि V1 बाय V2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, चलिए, और इसका इफिशियंसी पूछा जा रहा है। देन थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो इंजन इज आस्क्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज वी नो दैट ना, कि व्हाट इज द फॉर्मूला, हमारा जो थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल है ना, जिसका मेजर फॉर्मूला है 1 - 1 बाय RK टू द पावर गामा -1। ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना।
1 माइनस 1 बाय 6 टू द पावर 1.4 माइनस 1। गामा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे ना गामा ऑफ एयर, इफ इट इज नॉट गिवन वी विल टेक 1.4। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 बाय 6 टू द पावर 0.4। चलिए तो समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो बिना कैलकुलेटर की मदद से आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में इस वैल्यू को पुट करिए, डालिए, तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ 0.5116 यू विल गेट दिस वैल्यू ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 51.16%। तो दिस इज द आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो एक लाइन का है, बट अगर थोड़ा डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर जो होंगे उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इससे पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक को का क्लियर कट नॉलेज है। तो ये डायग्राम V1 V2 दिखा दीजिए, यहाँ हमने लिख दिया 6 ना। अब इसका मतलब समझिए कि इस पे नेक्स्ट लेवल अगर मैं चेंज करूँ तो क्या चेंज हो सकता है। अब RK अगर नहीं दिया रहे तो बहुत सारे मेथड हैं V1 बाय V2 कैलकुलेट करने के। हो सकता है टेम्परेचर दिया हो तो उसको वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करिए, प्रेशर दिया हो तो उसको फिर वॉल्यूम के लाइए। तो अल्टीमेट गोल हमारा जो किसी भी क्वेश्चन में है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट आरके कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमेशा हम इफिशियंसी को कैलकुलेट बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न जो कि बहुत इजी था और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। इतने में ही आपको अगर ढंग से लिखेंगे यू विल गेट 5 मार्क्स, बट प्रॉपरली लिखना होगा। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि चेंज इन इफिशियंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5, दैट मीन्स पहले हमारा 4 था आरके का वैल्यू, फिर दूसरे केस में मान रहे हैं, केस 1 मान रहे हैं 4 है, एंड फिर केस 2 ले रहे हैं कि वो इंक्रीज होके 4 की जगह वो 5 हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाएगा कि अगर आरके का वैल्यू बढ़ रहा है डेफिनेटली एफिशिएंसी विल इंक्रीज। अब क्वेश्चन यही है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी। तो आप को कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इफिशियंसी तो बढ़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये फुल्ली मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 2 केस लेने होंगे और उसमें हम लोग दोनों केस में इफिशियंसी निकालेंगे। बचपन में ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना, प्रॉफिट लॉस में बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सेम ईयर स्टेट बोर्ड में 2018 में या 10 मार्क्स में पूछा गया, मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप है। तो आपको अच्छे से लिखना होगा, प्रॉपरली लिखना होगा, सो दैट कि यू विल गेट फुल मार्क्स। ये एक लेवल कह सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन से हमारा अपग्रेड हो गया है। ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो कैन आई राइट व्हाट इज माई गिवन डेटा। चलिए, तो 4 को इनिशियल आरके लेट सपोज हमारा अगर 4 है वी कैन टेक इट 4। मान रहे हैं कि बाद में ये आरके का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, 4 था 5 हो गया। ठीक है, डेफिनेटली इससे कुछ इफिशियंसी मिलेगा, फिर इसी मिलेगा, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, अंडरस्टूड है, इफ नथिंग इज गिवन देन गामा ऑफ एयर इज 1.4 फॉर अस ना। तो यहां आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन इफिशियंसी, किसमें, इन परसेंटेज। चलिए, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अब 1 by 1 करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रॉम बेसिक फॉर्मूला ना, अगर मैं थर्मल इफिशियंसी फॉर फर्स्ट केस के लिए कैलकुलेट करूं, अगेन आई विल गेट द फॉर्मूला 1 by RK 1 to the power gamma minus 1. It's very simple, 1 minus 1 by 4 to the power 1.4 minus 1, that can be written as 4 to the power 0.4। चलिए, तो कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर इसका वैल्यू आप निकालते हैं तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 4256 नियरली। तो आई कैन राइट दैट इज 42.56%। तो ये हमारा फर्स्ट इफिशियंसी हो गया। इसी तरह हम इन सिमिलर मैनर वी कैन कैलकुलेट थर्मल इफिशियंसी फॉर सेकेंड केस ना। यहां लिख सकते हैं केस 1। चलिए, केस 2 में अगर आप देखते हैं तो कैन आई राइट ना, अगेन
thermal efficiency will be very similarly 1 minus, now RK will be 2, gamma minus 1, again you put the value, यहाँ से आप पुट करेंगे सिमिलर मैनर में, बहुत इजी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे निकाल लेंगे 5 to the power 0.4। तो यहाँ से अगर आप करेंगे यू विल गेट वैल्यू नियरली 0.4756 दैट मीन्स 47.46%। तो हमारे पास इफिशियंसी 1 है, इफिशियंसी 2 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं चेंज इन इफिशियंसी कितना हुआ, दैट इज डेल्टा ना। तो चेंज इन इफिशियंसी अगर हम लोग देखें that is efficiency in second case minus efficiency in first case, very simple। तो यहाँ से आप 47.46 minus 42.56 that will be in परसेंट, ठीक है। चलिए परसेंटेज हटाएंगे तो 2 डिजिट में हम लोग लेफ्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग रखते हैं क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी सेम ना। और अगर मैं यहीं पे परसेंटेज चेंज कर दूं तो ध्यान से देखिए, परसेंटेज चेंज इन इफिशियंसी तो कुछ नहीं, ये डेल्टा एन जो है इसको हम लोग रहने देंगे बाय इनिशियल कंडीशन से हमेशा करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन की जो इफिशियंसी होगी उससे इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलिए तो इसको अगर चेंज करेंगे तो कैन आई राइट दिस वैल्यू 0.4746 माइनस 0.4256 बाय ओरिजिनल 0.4256, यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप कर लेंगे। फाइनल आंसर मैं बता दे रहा हूं कि आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल ना, इफिशियंसी चेंज इन इफिशियंसी बाय जो ओरिजिनल था वही हुआ परसेंटेज चेंज, तो ओरिजिनल हमारा ये है, ठीक है। तो यहां से यू विल गेट द फाइनल आंसर। आई एम राइटिंग द फाइनल डेल्टा एन, परसेंटेज डेल्टा एन विल बी 11.51%। चलिए तो आई होप इसको आप कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है ना। तो ये मैंने 2 प्रीवियस ईयर के स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस दिए जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 साल पहले का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है ना। पिछले ईयर जो है वो डिफरेंट 2019 में इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं आपको फिर उस तरह के क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 2 क्वेश्चंस को समझने के बाद आपको एक बेसिक नॉलेज आ गया कि इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा लेवल हम लोग अपलोड करते हैं, तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में स्टेट बोर्ड में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं ना, उसके बाद समझेंगे कि कैसे इसका अप्रोच हम लोग लेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है बट इसी तरह का है। मेरे पास अभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है बट वेरी सून मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। बट क्वेश्चन के टाइप्स इसी तरह के थे, तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले हम लोग देखते हैं, फिर क्या पूछा गया है उस हिसाब से हम लोग अपना स्टेप डिसाइड करेंगे। इसमें कहा गया है कि इंजन इज वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल, क्लियर है, ऑटो साइकिल पे वर्क कर रहा है, हैज फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। नाउ क्या कंडीशन है, प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्रेशन हमारा 1 to 2 प्रोसेस होता है, तो अगर प्रेशर एट बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन दैट मींस ये इनिशियल प्रेशर है, दैट इज P1 इज गिवन 1 बार, ओके, एंड प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज गिवन 11। तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर विल इंक्रीज। तो प्रेशर 1 बार से कितना इंक्रीज हुआ, 11 बार, दैट मीन्स 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो P1 और P2 दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशियो एंड एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। अब ध्यान से समझिए, बच्चे घबरा जाते हैं व्हाट इज एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने जो थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट किया था वही यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी है। क्यों कहेंगे इस बात को भी समझिए, क्योंकि ऑटो साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल।
एयर स्टैंडर्ड साइकिल हम उसे कहते हैं जिसमें एयर को एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज किया जाता है। वर्किंग फ्लूइड रिमेंबर रहिएगा, फ्यूल चेंज हो सकता है, जैसे कि ऑटो साइकिल में फ्यूल पेट्रोल होता है, कोई दिक्कत नहीं। डीजल साइकिल में फ्यूल डीजल होता है ना। तो अलग अलग साइकिल में फ्यूल ईंधन जिसको हम लोग बोलते हैं वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें वर्किंग फ्लूइड जो है, जो थ्रू आउट द साइकिल हमारा वो मूव करता है, दैट इज योर एयर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल ना, इसलिए हम लोग गामा 1.4 लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है अगर हम आर के निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम आसानी से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो मेन पर्पस है आर के निकालना। ठीक है, जरा सोचिए इस क्वेश्चन पे, आर के होता क्या है। मैंने कई बार बताया है दैट इज V1/V2। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम और प्रेशर में आपको रिलेशन, प्रेशर कंप्रेशन में दिया हुआ P1 P2 इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट V1 V2। तो समहाउ थोड़ा सा अगर आप इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कंप्रेशन का इक्वेशन क्या था, कौन से प्रोसेस को हम फॉलो करते थे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, दैट इज Pv टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वहां से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो पहले छोटा सा हम लोग साइड में डायग्राम समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास प्रोसेस है, 1 2 3 4, एरो देना कभी ना भूलें। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है कि कंप्रेशन से पहले ना P1 इज गिवन, यहां ले लेता हूं मैं इन बार, तो यहां हो जाएगा 1 एंड P2 इज गिवन 11। तो ये हमारा दिया हुआ है प्रेशर रेशियो, बट हमको क्या चाहिए, रिमेंबर वी नीड वॉल्यूम रेशियो ना। चलिए, तो पहले गिवन डेटा हम लोग ले लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में गिवन डेटा देखें तो हमारे पास एक ही गिवन डेटा है, वो क्या है, P1 दैट इज प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन। यहां से यहां 1 से 2 हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहां प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 1 बार, यूनिट लिखना ना भूलें। P2 इज गिवन 11 बार, आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसे चेंज ना करें ना, हमको चाहिए क्या, इस दोनों के अलावे हमें कैलकुलेट करना है आर के। आर के क्या होता है, मैंने बताया था V1/V2। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, और अगर ये कैलकुलेशन हो जाएगा तो वी हैव टू कैलकुलेट द थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक ही चीज दिमाग लगाना है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम से कैसे रिलेट करेंगे। बहुत है बेसिक क्वेश्चंस, तो आपको याद होगा ना, सिंस कंप्रेशन क्या था, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये 1 to 2 हमारा प्रोसेस है, तो कैन आई राइट P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। और यहां से हम आसानी से देख सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, V1/V2। तो चलिए पहले इधर ले लेते, V1/V2 टू द पावर गामा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, P2/P1। और देख सकते हैं ये 11/1 है। चलिए, तो यहां से अगर मैं सिर्फ V1/V2 लूं तो ये पावर उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां से यू कैन राइट आर के बराबर V1/V2 एंड दैट कैन बी रिटन एज P2/P1 टू द पावर 1/गामा। तो हमारे पास है 11 1/1.4। यू विल गेट द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ आर के। तो इस तरह से आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट मैं हमेशा कहूंगा कि गो टू द बेसिक्स, हमेशा बेसिक्स से चलिए। आपको कभी गलती होने के हो सकता है, फॉर्मूला में आपका पावर कुछ भूल गए ना, नहीं याद है फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, कभी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक इक्वेशन से चलेंगे, बहुत इजी है ना। अब 11 टू द पावर 1/1.4 इसको कैलकुलेट करेंगे, रफली यू विल गेट द वैल्यू 5.54। तो एक आंसर हमारा हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आर के का वैल्यू निकल गया 5.54, मतलब लगभग 5.5 गुना वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस हो रहा है। और आर के पता है, वेरी इजी, हम आसानी से थर्मल इफिशियंसी निकाल सकते हैं। वी नो दैट थर्मल इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल
simply 1 by rk to the power gamma minus 1, put that value 1 minus 1 by 5.54 टू दी पावर, गामा का वैल्यू हमेशा हम लोग कितना लेते हैं 1.4, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसमें ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, एयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली 0.4, ये वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो रफली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 49.6%। तो ये हो गया आपका इफिशियंसी। तो थर्मल इफिशियंसी कितना निकल गया 49.6% अप्रॉक्सीमेटली। तो ये दोनों हो गए आपके आंसर्स। तो ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कभी भी घबराना नहीं है। बहुत दिक्कत लग रही है तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें। डायग्राम ड्रॉ करने से आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। और गिवन डेटा जरूर लिखें, गिवन डेटा लिखने से पता चलेगा। और ये भी सोचें कि क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही जो है आपको रास्ता दिखाएगा। हमें V1 by V2 चाहिए, दिया गया है P1 P2, तो सोचिए P1 और V1 में कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ना। ऐसा नहीं है कि बुक आप खोलें, एग्जांपल्स के क्वेश्चन को उसको देख के सॉल्यूशन बना लिया और आप खुश हो जाइए कि मुझे न्यूमेरिकल आ गया। नहीं, न्यूमेरिकल बनाने का बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चंस लें, उसको सोचें, थिंक करें। आपने जो प्रीवियस पढ़ा है, आपके पास नोट्स होंगे, उस फॉर्मूला से इंटरलिंक करिए और हमेशा कॉन्सेप्ट टू द बेसिक्स ना, बेसिक्स पे टिकिए, बेसिक से ही आप बनाइए, रटिए मत। बहुत बच्चे रटना शुरू कर देते हैं ना, रटने से कभी भी आपका माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप डिप्लोमा कर रहे हैं ना, आप अपने स्किल को बढ़ाइए, ना कि मेमोराइजेशन को बढ़ाइए। अगर मेमोराइजेशन ही करना है तो फिर आपको डिप्लोमा में आने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिंपल अन्य कोर्सेज भी कर सकते थे ना। लेकिन अगर आप टेक्निकल फील्ड में आए हैं तो डेवलप योर मेंटल स्किल ना, कि हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन ना है, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूं, प्रेशर की जगह अब टेम्परेचर अगर दे दूं तो भी इसी तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अगेन हम लोग अपना लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। अभी प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन था, अब हम लोग कोशिश करेंगे टेम्परेचर से किसी तरह से कनेक्ट करने का, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए हमारे पास है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन हमने दिया है ना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हम लोग धीरे धीरे लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, प्रेशर की जगह अब जो हमारे पास है टेम्परेचर एट बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, that means I can say T1 दिया हुआ है 50 डिग्री C and end of the compression it is given 373 डिग्री C. Then again we have to calculate compression ratio and efficiency ना। तो देखिए अब चूंकि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए पीवी डायग्राम की हमें जरूरत नहीं, तब देन हमें टीएस डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग एक उसका टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए कि हमें चाहिए क्या। तो कुछ इस तरह के हमारे पास टीएस डायग्राम है, ये 1 है और ये 2 है। इट इज वॉल्यूम कांस्टेंट, अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट एंड दिस 3 and 4। तो ये हमारा टीएस डायग्राम हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, दैट मीन्स कहीं T1 हमारे पास है और T2 है और हमें चाहिए क्या आर के मीन्स वॉल्यूम रेशियो ना। तो गिवन डेटा देखेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पे प्रेशर की जगह हमारे पास टेम्परेचर है। कैन आई राइट T1 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री C। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि थर्मोडायनामिक्स में या अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर यहाँ मैं कैलकुलेट करूंगा 273 प्लस 50, तो दैट विल बी योर 323 केल्विन, ठीक है। इसी तरह अगर T2 को देखें दैट विल बी इज गिवन 373 डिग्री C। तो यहां से हम लोग अगर ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड कर दीजिए 273 प्लस 373 दैट विल बी इक्वल्स टू 6, 4 and 6। तो कहीं ना कहीं अगर इस वैल्यू को आप ध्यान से देखें तो
तो ये वैल्यू लगभग आपको डबल दिख रहा होगा। 323 को 2 से करेंगे तो 646। तो यहीं से आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा कि आपको चाहिए क्या, और आपको निकालना क्या है, आर के V1/V2, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान है थर्मल इफिशियंसी कैलकुलेट करना। दैट मीन्स टेम्परेचर रेशियो वी हैव, वी वांट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, चलिए, तो प्रेशर टेम्परेचर के बीच रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच रिलेशन है। कैन यू गेट द फॉर्मूला? हालांकि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है, उसे हम लोग सेकंड मेथड में डिस्कस करेंगे। अभी एकदम कंसेप्ट से चलते हैं। मान लेते हैं आपको फॉर्मूला नहीं याद है या कुछ ही फॉर्मूला याद है, तो आप तो जानते हो एक चीज ना, एज वी नो दैट कंप्रेशन हमारा कैसा है, एडियाबेटिक है, राइट, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था, V1/V2 इज इक्वल्स टू P2/P1 टू द पावर 1/गामा। ये क्लियर है? चलिए, ये इक्वेशन 1 था, और आपको याद होगा मैंने एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आप लोग को सिखाया था ना, उसको भी ध्यान से देखिए। तो कैन आई राइट T2/T1 that must be equals to P2/P1 गामा -1/गामा। ये हमारा टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का रेशियो है, ये इसी इक्वेशन से आता है। ठीक है, ये आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे डेफिनेटली ना, लेकिन मैं कहूँगा ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएगा। ये इसी से डेराइव्ड है, बट इसको डेरिवेशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर P2/P1 अगर देख सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, P2/P1 1/गामा इंटू गामा -1 ना। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो सारे ये टर्म है, ये कहीं ना कहीं हमारा V1/V2 है। तो यहां से आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, V1/V2 टू दी पावर गामा -1। देखिए, इसको निकालने के वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, आप बनाओ तो दूसरे तरीके से बना लो, कोई बात नहीं है, सब थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन से ही आते हैं। चलिए, इसको अगर यहां से कर दूंगा तो हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट इज V1/V2, पावर को इधर कर देते हैं, विल गेट रिलेशन T2/T1 टू दी पावर 1/गामा -1। चलिए, तो हमारे पास वैल्यू पता है, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। T2/T1 अगर ध्यान से देखें, रेशियो T2/T1 अगर गौर से देखिए, ये रेशियो कितना आ जाएगा, 646/323 दैट इज 2। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो हमारे लिए क्या है, 2 है। कैन आई राइट 2 टू दी पावर 1/गामा -1 दैट मीन 0.4। चलिए, तो यहां से अगर इसको आप अगर सॉल्व करते हैं ना, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर के, दैट इज नियरली 5.66। तो अगर आप देखें तो आर के का वैल्यू निकल गया 5.66, पहला आंसर हो गया। और दूसरा, अब सेम बेसिक्स जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, अगर हमें आर के का वैल्यू पता है तो कैन आई कैलकुलेट द इफिशियंसी? यस, आई कैन डू इट वेरी इजी, 1 by ना, that is 5.66 to the power gamma -1, that will be 0.4, and you get the value ना of thermal efficiency. It comes nearly 50%. ठीक है, तो ये आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली योर 50%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का समाधान। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर आप गौर करें, ठीक है, और अभी तक जो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है कि इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करना है। इफिशियंसी के लिए हमें आरके चाहिए, और आरके क्या है, V1/V2। तो V1/V2 को हम प्रीवियस क्वेश्चन में P2/P1 से लिंक किया था, इस क्वेश्चन में T2/T1 से कहीं ना कहीं इंटरलिंक किया। चलिए, तो यही तो हमारा फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला ना। रिमेंबर, इस चैप्टर के लिए हमारे लिए जो मेन वर्किंग फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया, दैट इज V1/V2, या यू कैन से आर के, दैट इज T2/T1 टू दी पावर 1/गामा -1।
ये एक तरीका था, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, या अगर आपने मेरे सेशंस को अच्छे से देखा होगा तो इसे डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। ये प्रॉपर मेथड है ना। कई बार यही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं जहां पे आपको करने होंगे। ये क्वेश्चंस देखिए आप कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको टैकल करेंगे। तो याद होगा कि अगर मैंने आपको थर्मल इफिशियंसी का, देखिए सेकेंड मेथड जो कि बहुत शॉर्टकट है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं ना। तो अगर मुझे आपको याद होगा मैंने थर्मल एफिशिएंसी का जब डेरिवेशन किया था तो लास्ट में हमारे पास एक टर्म आया था 1 माइनस T1/T2। याद करिए 1 माइनस T1/T2। मैंने कहा भी था कि इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखो, कई बार डायरेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसको एज ऑब्जेक्टिव अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो T1 T2 आपको दिया हुआ है, आप देख रहे हो दैट वैल्यू इज नियरली 0.5, 1 minus 1/2 that will be your 0.5, that is 50%। तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड हुआ, ये कन्वेंशनल मेथड हुआ जो आपको स्टेट बोर्ड में बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड हुआ। यही क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स में आपको यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल में यही क्वेश्चंस एक लाइन में बनाते, लेकिन फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा। मैंने जो डेरिवेशन इसलिए किया था ताकि जो वेरियस स्टेप्स पे हैं, हर एक तरह तरह के फॉर्म, कभी टेम्परेचर पे क्वेश्चन आता है, कभी आरके पे क्वेश्चन आता है। आरके वाला जो भी है वो आप बिना कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते, लेकिन ये इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो आपको कैलकुलेटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आई होप मेरा जो पर्पस है आपको सिखाने का वो आपको क्लियर होगा कि कैसे आप प्रेशर टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर में आप रिलेशन एस्टैब्लिश करते हो, कैसे इफिशियंसी के वेरियस फॉर्म्स को हम लोग यूज करते हैं ना। इस तरह से अगर आप बनाते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा अच्छे मार्क्स पाएंगे, हमेशा सफल रहेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, दैट मीन्स इसमें कई चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन स्टिल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बनेंगे, तो बिल्कुल ना घबराएं। एक मैंने एडवांस लेवल का इसलिए डिस्कशन किया कि इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, तो इसी का कोई पार्ट आपको पूछेगा या इसके बाद आप कुछ भी कैलकुलेट करने में हमेशा सक्षम है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डायग्राम प्लॉट करते हैं, फिर हम लोग क्या फाइंड करना है उस हिसाब से अपना अप्रोच डेवलप करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है इन एन ऑटो साइकिल एयर इज 17 डिग्री C एंड 1 बार इज इनिशियली इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली अंटिल द प्रेशर इज 15 बार। मतलब इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, प्रेशर 17 डिग्री C, सॉरी प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 17 डिग्री C। इसको हमको कंप्रेस करना है 1 बार को, कब तक, जब तक प्रेशर 15 टाइम्स ना हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं समझिए कि आपका कंप्रेशन 15 गुना हो रहा है, 1 बार से कितना, 15 बार तक। तो P2 P1 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम लोग जानते हैं ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड करते हैं, ठीक है। कब तक हीट ऐड करेंगे, अंटिल द प्रेशर राइज टू बी 40 बार। दैट मीन्स कि हीट एडिशन के बाद डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा टिल 40 बार तक हीट ऐड करते रहेंगे। तो मान लेते हैं Q हीट एडिशन या Q1 जो है हीट एडिशन है और वो हो रहा है 40 बार हो गया। अब हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो आर के इफिशियंसी। तो समझिए कि ये दोनों जो है वो डिपेंडेंट है, एक पता चलेगा दूसरा निकल जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा नेट वर्क डन एंड हीट सप्लाई या हीट एडेड टू द सिस्टम, कितना हमने हीट ऐड किया, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए प्रेशर वॉल्यूम में प्रेशर ज्यादा है तो हम लोग पीवी डायग्राम प्रेफर करते हैं। तो अगर पीवी डायग्राम बेसिक समझने के लिए मैं ड्रॉ करूं, दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो कुछ इस तरह का हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम अवश्य ड्रॉ करें किसी भी एग्जाम के लिए ना, खास करके जब आप कन्वेंशनल सॉल्व करते हैं तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दिया हुआ है, ये ऑब्वियसली इन बार है, तो यहाँ पे हमारा P1 विल बी 1 बार, P2 दिया हुआ है अंटिल, कंप्रेशन कब तक हो रहा है, जब तक हमारा 15 ना हो जाए। तो ये दिस वन इज योर 15। और यहां से हम जानते हैं कि हम लोग हीट एडिशन करते हैं, दैट इज Q1। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो प्रेशर इज राइजिंग ना, तो P3 जो है हमारे लिए कितना है, 40 बार है, ठीक है। तो ये P1 P2 पता है, राइट, P3 भी पता है।
और हमें चाहिए क्या, आर के। तो एक चीज तो दिख रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो है, 2 पार्ट, वो तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन 3 में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। क्या है, प्रेशर दिया हुआ, P1 P2 दिया हुआ, क्या इसे वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से आर के निकल जाएगा, आर के निकल गया, एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो इतना तक तो एक अप्रोच आ गया मेरे को। अब चाहिए नेट वर्क डन एंड हीट सप्लाई। तो अगर इफिशियंसी पता है तो इफिशियंसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाई। अब नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाई अगर है ना, तो समझिए उस बात को कि इसमें वर्क डन भी आपको नहीं मालूम है, हीट सप्लाई भी नहीं मालूम है। तो वर्क डन के लिए हमको इसका एरिया चाहिए जो कि नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, इनिशियल टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 17 डिग्री सी। तो T1 दिया है तो P1 P2 दो नोन है, T1 नोन है, कैन आई फाइंड आउट T2, या V1 V2 भी हमको पता है, चूंकि आर के पता है तो उससे भी T1 T2, तो T2 निकाल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे P2 P3 दिया हुआ है, T2 पता चल जाए, कैन यू कैलकुलेट T3। आप कहोगे सर ये टेम्परेचर हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है हीट एडिशन। हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, mCV T3 माइनस T2 ना, यही हमारा होता है। तो T2 और T3 अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हीट एडिशन निकल जाएगा, फिर इफिशियंसी और हीट एडिशन की वजह से वर्क डन। तो ये हमारा एक इनिशियल फ्रेमवर्क रहा। देखिए इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गिवन डाटा देख लें एक बार ना, अकॉर्डिंग टू फिगर, तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, P1 इज गिवन 1 बार, P2 इज गिवन 15 बार, P3 इज गिवन 40 बार। तो ये इनिशियल हुआ। टेम्परेचर T1 देख लें, दैट इज 17 डिग्री सी, दैट कैन बी रिटन एज 273 प्लस 17, दैट इज नथिंग बट 290 केल्विन। ओके, वेरी नाइस। नाउ अब आर के आपको चाहिए, ओके, इफिशियंसी चाहिए, ये भी करेक्ट है, नेट वर्क डन चाहिए, ये भी सही है, और हीट एडिशन चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में हम लोग आर के को लेते हैं। तो 1 to 2 कंप्रेशन पता है ना, आई कैन यूज दिस फॉर्मूला ना, हमारे पास इक्वेशन था P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 के पावर गामा। तो यहां से आप देखोगे, कैन आई राइट B1 by V2, अब डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं P2 by P1 टू दी पावर 1 by गामा। ये देखोगे 15 गुना है 1 by 1.4, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर के ना। तो ये वैल्यू लगभग आपको आ जाता है 6.91। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया। चलिए फर्स्ट आंसर हम अगर देखें तो हमारा निकल गया आर के इज इक्वल्स टू 6.91, ठीक है। आर के निकल गया। कैन आई गेट थर्मल इफिशियंसी, यस ऑफ कोर्स आई कैन गेट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। थर्मल इफिशियंसी डायरेक्टली यूज करिए फॉर्मूला 1 by 6.91 टू दी पावर 0.4। आई होप अब तक आप जो है एक्सपर्ट हो गए होंगे। यू विल गेट द वैल्यू 53.9%। चलिए तो ये भी निकल गया। ये तो बहुत इजी पार्ट था, अभी तक हमने किया है। अब जो हमारे लिए चैलेंज है वो है नेक्स्ट चीज को कैलकुलेट करना, दैट इज योर वर्क डन एंड हीट एडिशन, ठीक है। ध्यान से देखिए अप्रोच कैसे डेवलप करिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर हमने कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए। एज आई नो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाई, ये हम जान रहे हैं। अब इस दोनों हमारे लिए अननोन है, लेकिन इफिशियंसी आई नो दैट इक्वल्स टू 0. यू कैन से 539, ये हमको पता है 53.9%, नियरली 0.54, 54%, ये रेशियो पता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं। अब इस दोनों में अगर हमको कोई एक निकल जाए तो हम आसानी से डब्ल्यू नेट भी निकाल सकते हैं। तो क्या हमारे लिए निकालना आसान है? अगर हम डब्ल्यू नेट पे जाते हैं तो पहले हमें कंप्रेशन वर्क निकालना होगा, फिर एक्सपेंशन वर्क निकालना होगा ना। हमको P3 P4 कुछ पता नहीं है, सिर्फ 1 और 2 इंफॉर्मेशन है। आप अगर P3 P4 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें समय ज्यादा लग जाएगा। वो भी बन सकता है, वैसे भी अप्रोच है, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, विल मेक इट शॉर्ट, ठीक है। अब हीट सप्लाई को गौर से करें तो हीट सप्लाई के लिए हमको क्या चाहिए? तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज बेसिकली, अगर हम यूनिट ऐसे हम फॉर्मूला लें तो mCV इंटू डेल्टा टी ना। अब टेम्परेचर डेफिनेटली जान रहे हैं आप, कंप्रेशन में अगर आपको याद होगा TS डायग्राम तो कुछ इस तरह का हमारा होता है। वन टू एंड ये हीट एडिशन के बाद दिस विल बी योर
T3, जिस जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा था, राइट। तो ये हीट एडिशन Q1 के बाद होता है, तो डेफिनेटली फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो यू कैन राइट T3 माइनस T2। मास यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग पर केजी में ले सकते हैं, तो पर केजी में लेंगे तो मास 1 ले लीजिए, या हम ये आंसर हमारा आ जाएगा इन किलो जूल पर केजी, ठीक है। CV का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू कैन टेक, इट इज नॉट गिवन बट स्टैंडर्ड है 0.717, ठीक है, 0.7 रफली ले सकते हैं, ये हमारा किलो जूल पर केजी केल्विन में हमारा आ जाता है, तो वहां से ले सकते हो CV का वैल्यू, ठीक है, आ जाएगा। T3 और T2 आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज द चैलेंज। और समझिए इस तरह से, अगर एक हमको पता है यहां पे, आई नो द इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 290 केल्विन, तो कैसे कर सकते हैं, आपको याद होगा ना, मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, अगर हम 1 to 2 प्रोसेस में ध्यान से देखें ना, फॉर 1 to 2 ये हमको कैलकुलेट करना है। अगर 1 to 2 प्रोसेस में आप ध्यान से देखिए, फॉर 1 to 2 प्रोसेस में, तो कैन आई राइट T2 बाय T1 दैट इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 बाय गामा माइनस 1 बाय गामा। मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद रखिए, बहुत काम आएगा। देखिए P2 बाय P1 पता है, गामा आई नो, T1 आई नो, कैन आई डायरेक्टली राइट T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू P2 बाय P1 कितना है बाबू, 15 टू द पावर दैट इज 0.4 बाय 1.4, ठीक है। T1 वैल्यू हमको पता है 290 केल्विन, तो यहां से डायरेक्टली मैं आप पुट कर देंगे T1 का वैल्यू 290 केल्विन, तो यहां से आपको T2 निकल जाएगा रफली 629.5 केल्विन। चलिए, तो T2 तो हमको निकल गया, एक हमने आधी जंग जीत ली। अब बचा T3, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए P2 P3 पता है, T2 पता, कैन आई गेट दिस, बट क्या ये इक्वेशन हम अगेन 2 3 में यूज कर सकते हैं? समझिए बच्चे यही गलती कर देते हैं। जैसे 1 to 2 के लिए ये क्या था, एडियाबेटिक कंप्रेशन था, तब ये फॉर्मूला लगाया। अभी हमारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आपको याद होगा फॉर 2 to 3 प्रोसेस क्या था हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। दैट मीन्स यहाँ वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। और मैंने आपको बताया था जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन में प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर। तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P3 बटा P2 इज इक्वल्स टू T3 बाय T2। ये पता है, ये मालूम है, ये मालूम है, कैन आई गेट T3। चलिए इसी तरह से आप T3 निकाल लीजिएगा, ठीक है। T3 निकाल सकते हैं, क्या होगा, दैट विल बी T2 इंटू सिंपली P3 बाय P2। आप देख सकते हो T2 निकल चुका है 629.5, और ये P3 कितना है 40 बार, अब बाय 15 बार, बार बार कट जाएगा, यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो यहां से आपको यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T3। तो ये लगभग वैल्यू जो है आपको आएगा 1678.7 केल्विन। चलिए, तो आई होप आप इतना तक समझ गए। नाउ इस दो वैल्यू को यहां पुट करिए ना, इक्वेशन 2 में CV का वैल्यू 0.7 ले लेंगे, T3 माइनस T2 यू विल गेट द T1, और इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यू विल गेट द नेट वर्क डन। ये तो मैंने लगभग टेम्परेचर तो T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, T3 निकाल लिया। मान लेते हैं कि T4 भी अगर हमें निकालने की जरूरत हो तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर प्रोसेस देखिए। 3 to 4 क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो 3 to 4 अगर हमारे पास एक्सपेंशन प्रोसेस है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर पता है, बट यहां का प्रेशर पता है नहीं मालूम है, तो प्रेशर भी अननोन है, टेम्परेचर भी अननोन है, तो ये नहीं चलेगा। बट वॉल्यूम रेशियो तो हमारे पास है, क्योंकि V4 जो है वो V1 के बराबर है और V3 जो V2 के बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं RK हो जाएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करके आप 3 to 4 में आसानी से लिख सकते हैं ना। मैंने बताया भी था कि हमारे पास जो रिलेशन आता है ना, तो अगर इसके बीच मान लो ये T4 कैलकुलेट करना चाहें, जो कि मैं मॉडिफिकेशन के तौर पे आपको अगर बता रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे यहां कर सकते हो ना, 3 to 4 प्रोसेस में कैन आई राइट, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ना, इसको लिखा जा सकता है that is T3 by T4 that must be equals to V4 बटा V3 to the power gamma minus 1।
ये रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे पास है V1 V4 बटा V3, दैट कैन बी रिटन एज V1 बाय V2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो कहीं ना कहीं T3 बटा T4 का वैल्यू आपको RK टू द पावर गामा माइनस 1 में आ गया। T3 यू नो, यू कैन कैलकुलेट T4। तो इस तरह से हर एक पॉइंट पे हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं। आप चाहो तो P4 पे प्रेशर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 पता है, 4 पे हमारे पास सारा वैल्यू है। तो यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन करके हम वो भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ से आप T3 हम कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर आप T3 कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे चाहो तो P4 भी निकाल सकते हो। बेसिक फॉर्मूला कैसे निकालिएगा P4 समझिए। तो 3 to 4 प्रोसेस में हम लिख सकते हैं T4 बट्टा T3 बराबर P4 बट्टा P3 टू दी पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, क्योंकि ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक में हम ऐसा लिख सकते हैं आई नो T3, आई नो T4, आई नो P3, कैन आई कैलकुलेट P4। तो इस तरह से आप P4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल मैंने इसलिए रखा कि इसमें आप हर एक चीज हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर हर एक पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर, तो आप हमेशा आरके से लिंक कर सकते हैं और ऑटो साइकिल का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर ये 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, खास करके लास्ट वाला, इसे आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऑटो साइकिल का आप नहीं बना सकते हैं ना। मेरा अपना अनुभव है ना, मैं भी पिछले कई वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कि इतना करने के बाद बच्चे किसी भी तरह का क्वेश्चंस आसानी से कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा कर पाएंगे। थैंक यू।